मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल सेल या ईंधन सेल। तो आज हम ईंधन सेल की बात करेंगे, ठीक है ना। ये भी गैल्वेनी सेल ही होते हैं, लेकिन जैसे ईंधन का आपको मालूम है कि हम विभिन्न चीज़ों में जो फ्यूल्स का जो इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के रूप में यहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्तमान में कोशिश हो रही है कि ईंधन सेलों के द्वारा मोटर वाहनों को चलाने की बात है, और इसी में हम देखेंगे अपोलो अंतरिक्ष यान में ईंधन सेल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल था, तो उसको का कैसे प्रयोग किया गया था, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे जानेंगे। तो वास्तव में जो ये ईंधन सेल हैं, ये भी आपके क्या हैं, गैल्वेनी सेल हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, वैद्युत रासायनिकी सेल हैं। लेकिन इनमें होता क्या है कि इसमें हम जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और आपका एल्कोहल्स इत्यादि हैं। एल्कोहल्स में चलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड है और एल्कोहल्स भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इनके ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण का मतलब इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम सामान्यतया कह सकते हैं। इनको जला के इनके दहन के द्वारा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं, ठीक है ना। इनकी फ्यूचर में बड़ी इंपोर्टेंस है, क्योंकि इनसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है, ठीक है। तो ईंधन सेल की काफी ज्यादा भविष्य में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और इसमें काम भी चल रहा है कि कैसे हम बेहतर से बेहतर ईंधन सेल बना पाए। तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका ईंधन सेल है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। H2 और O2 के इस्तेमाल से हम यहाँ पे ईंधन प्राप्त करते हैं। तो ऐसा गैल्वेनी सेल जो होता है वो कहलाता है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं। तो अभी इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ईंधन सेल होता है, इसमें अभी चित्र डिस्प्ले होगा, तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ईंधन सेल होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन्स का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड लेते हैं, और उसमें चूर्णित रूप में, पाउडरी फॉर्म में पैलेडियम या प्लेटिनम का चूर्ण भी उन इलेक्ट्रोड्स में रहता है। जो इलेक्ट्रोड्स इसमें आप देख रहे हैं उनमें इसका चूर्ण भी रहता है, जिससे कि यह अभिक्रिया क्या हो, थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें NaOH या KOH आपका क्या है, विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें एक ओर से हम हाइड्रोजन गैस और दूसरी ओर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं। इस सेल की विशेषता ये है कि इसमें जब तक आप जो आउटपुट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब तक आप आपूर्ति इसमें से करते रहेंगे, मतलब ये जब तक हम इस सेल को देते रहेंगे, तो इससे हमें क्या हुआ, विद्युत धारा प्राप्त होते रहेगी, ठीक है ना। और जो इसी अभिक्रिया में भी हम सेल अभिक्रिया देखेंगे, तो उसमें फिर इसमें वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो वो जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, उस वाटर को हम धीरे धीरे अलग करते रहते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं। तो क्या होता है कि आपका ये सेल आपका कार्य करते रहते हैं। अपोलो अंतरिक्ष यान में भी इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, और जो इसमें सेल अभिक्रिया के उपरांत पानी जो प्राप्त होता था, उसका अपोलो अंतरिक्ष यान में उसमें उसको पेयजल के रूप में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि इसमें कार्बन के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड में इसी प्रकार से प्रश्न एक आध बार पूछा गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है ना। तो और आपको बता दिया कि उसमें एक ओर से हाइड्रोजन और दूसरी ओर से किसका सप्लाई होती है, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई होती है। तो अब आइए देखते हैं कि इनमें सेल अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो पहले हम इसमें बात कर लेते हैं एनोड में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है ना। तो एनोड आपको पता है, विद्युत रासायनिक सेल में इसमें एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीकरण इसमें होता है। हाइड्रोजन आपका गैसीय स्टेज में है,
और जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था NaOH या KOH, उससे हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये जलीय फॉर्म में है, तो हमने इसको एक्वस के द्वारा रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक। और दूसरी ओर जो हमें इसमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो आपका इसमें वाटर आपका इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। बैलेंस कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गई, 2 के बदले कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 कर देता हूं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन भी आपके इमिट करेगा। ठीक। और इसमें से क्या हो गया, आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आपके इसमें से निकल गए। तो एनोड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक हो गया। और जल हमें मिल रहा है। तो जैसा आपने चित्र में देखा, बीच में उस डिवाइस में जल इकट्ठा होते रहता है इसमें। अब जो कैथोड में होने वाली अभिक्रिया है, तो कैथोड में जो आपकी अभिक्रिया होगी, जो दूसरा हमारा इसमें इंग्रेडिएंट है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाटर के साथ इसमें अभिक्रिया करेगा और जो इलेक्ट्रॉन एनोड से प्राप्त हुए थे उनका इस्तेमाल इस अभिक्रिया में किया जाएगा और यहां पे से आपको फिर हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसको आप एक्वस लिख सकते हैं। O2 सिंबलाइज अगर करना चाहें तो गैसियस में लिखेंगे और वाटर आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये एक अर्ध अभिक्रिया आपकी एनोड में होने वाली अर्ध अभिक्रिया को इस तरीके से दिखाते हैं और कैथोड में होने वाली अर्ध अभिक्रिया को हम इस तरीके से दिखाते हैं। और इसकी जो समग्र अभिक्रिया होगी, टोटल रिएक्शन जो होगी, समग्र अभिक्रिया या टोटल रिएक्शन इसको कह लेंगे। तो देख लेते हैं टोटल रिएक्शन किस तरीके से हो रही। 2 हाइड्रोजन थे हमारे, तो 2 हाइड्रोजन हमने ले लिए। ठीक, ये वाले। फिर प्लस ये ऑक्सीजन हमने ले लिया, ये भी गैसियस फॉर्म में है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, ये जो 4OH हैं ये इससे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और ये H2O जो इस ओर का आपका था, यहाँ पे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O है, राइट हैंड में 4 हैं, तो ये इस साइड जाएंगे तो उस ओर आपके पास क्या बचेगा, उस और आपके पास क्या बच जाएंगे, 2H2O बचेंगे। ठीक हो गया ना। तो ये लिक्विड मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो H2O2 जो ईंधन सेल होगा, इसकी समग्र अभिक्रिया आपकी इस प्रकार से होगी। ठीक है ना। तो और मैंने ये भी बताया, जब तक इसमें सप्लाई आपकी होती रहती है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की, तब तक ये अभिक्रियाएं कंटिन्यू करती हैं और हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इससे प्राप्त होते चली जाती है। तो इसी सिद्धांत पर अनेक प्रकार के ईंधन सेल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिनकी इनकी इफिशियंसी वैसे भी अच्छी होती है, ज्यादा होती है। और उसके साथ साथ दूसरी बात क्या है, ये पॉल्यूशन भी नहीं करते क्रिएट। तो इसी को मद्देनजर में रखते हुए फ्यूचर के जो आपके क्या हैं, यातायात के साधन हैं, कार हैं और आपके ये भी जितनी मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं, उनमें इन प्रकार के सेलों का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या है ईंधन सेल, तो एक चित्र आप ड्रॉ करेंगे, कैथोड एनोड इन सब का वर्णन कर लेंगे एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द टोटल रिएक्शंस। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं, समग्र अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। अगर दोनों आपको ध्यान से हैं तो आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। तो ये था फ्यूल सेल। ठीक हो गया। आइए अब इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम संचारण की बात इसमें से करेंगे, कोरेजन या संचारण क्या होता है। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसके बाद हम फिर बात करेंगे संचारण। तो संचारण भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2-3 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वैसे भी जर्नली भी क्या होता है संचारण, इसकी भी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। संचारण मतलब कोरिजन। तो इसमें होता क्या है, संचारण में जो धातु होता है, आपकी कोई भी धातु है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो धातु की सतह, जो इसका सरफेस है, ठीक है ना, धातु की जो सतह या जो उसकी सरफेस होती है, इसमें ऑक्साइड्स या उसी धातु के क्या होते हैं, लवण डिकम्पोज हो जाते हैं और उनका जो कलर होता है वो चेंज आपका इससे हो जाता है। धातु की सतह पर ऑक्साइड या
लवणों का जमा होना, ठीक, क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। और इसी से क्या होता है, शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, इससे धातुएं आपकी डिटीरियोरेट हो जाती हैं, और हिंदी में कहते हैं हम आवर्जन हो जाता है या कलुषित हो जाती हैं। धातु सतह का कलुषित या डिटीरियोरेट होना, इसको भी आप क्या कह सकते हैं? संक्षारण कह सकते हैं। सामान्य शब्दों में हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है? लोहे में जंग लगना, ठीक है ना? आपने सबने लोहा देखा हुआ है, तो लोहे में जब जंग लगता है तो वो क्या हो जाता है? ब्राउनिश कलर की उसकी लेयर हो जाती है। तो ये संक्षारण का एक सुंदर सा उदाहरण है। वैसे ही चांदी को अगर आप किसमें रखते हैं, वायु की उपस्थिति में वो बहुत ज्यादा देर तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, या पानी के कांटेक्ट में रहती है, तो उसकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है। वही चमक कम होना ही क्या कहलाएगा? कलुषित होना या डिटीरियोरेट होना। वैसे ही क्या होता है, तांबा आपने देखा होगा, तांबे के बर्तनों में आजकल कोरोना काल है तो तांबे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें कह रहे हैं। तो तांबे के जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, जग, या आप क्या, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो आपकी गगरियां किस्म की हम इस्तेमाल करते थे, पहाड़ी भाषा में जिसको क्या कहते हैं, फूला, तो उनका इस्तेमाल हम करते थे। तो तांबे के अंदर अगर आप देखेंगे लंबे समय तक पानी रहता है तो उसका सरफेस कैसा हो जाता है, अंदर का जो उसका सतह है वो आपका क्या हो जाता है? ग्रीनिश कलर का हो जाता है। और पीतल में भी इसी प्रकार का होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के आपके वही हो गए। तो तब हमने कहा कि संक्षारण क्या है? जैसे लोहे में जंग लगना, हमने कहा कि आयरन ऑक्साइड बन जा रहा है, वही है धातुओं की सतह पर ऑक्साइड, या कभी कभार क्या होता है कि कोई और लवण जो बन जाते हैं तो उसका के कारण उनका क्या होता है? कोरेजन हो जाता है। तो आइए अब हम लोहे में जंग लगने को विशेष रूप से जानेंगे। लोहा, जो कि आप जानते हैं किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक पदार्थ है। जितने भी पुल आप बना रहे हैं, जितनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसका मेन जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? लोहा होता है। अब लोहे में जंग लगना आपने अपने घरों में भी देखा होगा, बहुत सिंपल सा, एक बहुत सामान्य रूप से होने वाली ये चीजें हैं लोहे में जंग लगना। तो अब इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, लोहे में जंग कैसे लगता है, इसकी भी बात हम करेंगे। और इसी को लोहे में जंग लगना ही क्या कहलाएगा? लोहे का संक्षारण या कोरोजन ऑफ आयरन कहलाएगा, ठीक है ना? तो आपका जो भी कोई भी लोहे का एक आपका टुकड़ा है, मान लीजिए सरिया है या छोटी सी नेल या कील हम ले लें, तो उसमें क्या होता है कि लोहे में जंग लगने की प्रोसेस एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य है, या विद्युत रासायनिक घटना भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई लोहे का टुकड़ा, इस प्रकार से हमने ये माना कि ये एक लोहे का क्या है? टुकड़ा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे किसी एक विशेष स्थान पर, यहाँ पे एक कोई ऐसा स्थान है जहां पे क्या हो गया कि लोहा किसके संपर्क में आ सकता है? पानी के संपर्क में भी आ सकता है, या हवा के संपर्क में वो आता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट काहे का कार्य करता है? तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे लोहा वायु या जल के संपर्क में आता है, इट इज वर्क एज एनोड, तो एनोड की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे फिर ऑक्सीकरण की प्रोसेस होने लगती है। तो लोहे के उस स्थान पर जो वायु के संपर्क में आपके आ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। अब इस स्थिति में यहाँ पे कैसी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण हो गया तो सिंपल सी बात है कि ये जो आयरन आपका है, ये इसके आयन से यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो एनोड जैसे होता था अभी तक, वैसा ही इसमें भी हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एनोड आपके क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? दूसरे स्थान की ओर गति करने लगते हैं। अब ये दूसरे ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध होगी दूसरे क्षेत्र में भी। यहाँ पे तो हमने कहा कि अभी इसको और भी आप समझ लेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो हाइड्रोजन आयन जहां पे प्राप्त हमें मिल रहे हैं, H पॉजिटिव आयन जहां पे हमें मिलेंगे, वो कैथोड का वर्क करेगा, ठीक है ना? अभी मैं दोबारा से बता दूंगा कि हाइड्रोजन आयन अचानक कहां से आ गए, ठीक? तो अब कैथोड में क्या होता है कि यही इलेक्ट्रॉन आपके मूव होने शुरू होते हैं, ठीक हो गया? तो अब ये जो कैथोड की आपकी अभिक्रिया होगी, इसको हम देख लेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका था,
ये जो हाइड्रोजन आयन की बात मैंने करी, ये हाइड्रोजन आयन्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पहले से ऑब्वियसली यहां पे हैं, और इससे आपको फिर क्या होगा, वाटर यहां पे मिल जाता है। तो कैथोड में आपकी इस प्रकार की अभिक्रिया इसमें से संपन्न होती है। पहले एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन यहां पे कहां से आए। ठीक हो गया ना। आपको पता है कि अगर घर के अंदर हम लोहे के टुकड़े को रखते हैं तो अचानक उसमें जंग नहीं लगेगी एकदम। तो जंग लगने के लिए क्या है, ऑक्सीजन होनी चाहिए या नमी होनी चाहिए, ये वाली बात है। तो होता क्या है कि जो दूसरा स्थान जहां पे ये इसका ऑक्सीकरण हो गया, ये तो फेरस आयन बन गए और आगे की ओर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होने लगे, तो ये जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं और इससे कार्बोनिक अम्ल बनता है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल ये बन गया। ठीक है ना। और ये जो कार्बोनिक अम्ल, ये वैसे ही ऑब्वियसली अभिक्रिया होती रहती है और इसी कार्बोनिक अम्ल से क्या प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन्स जो आपके प्राप्त हो गए, तो वो कैथोड में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर दे रहे, आपका किसकी तरह का उसमें जल हमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये एनोड हो गया और दूसरी जगह जहां पे ये वर्क हुआ, ये क्या हो गया, आपका कैथोड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगना क्या है, एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। ये आप इसके द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सभी सेलों में हम कर रहे थे, इसमें टोटल रिएक्शन किस तरीके से इसकी होगी, समग्र अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं, टोटल सेल अभिक्रिया। तो दोनों को ही आप इसमें जोड़ लेंगे। तो ये समग्र अभिक्रिया जो आपकी है, टोटल रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड की जो भी आपके कंटेंट हैं उनको लिख लेंगे 2Fe। ये सॉलिड अगर लिखना चाहें तो सॉलिड भी हो गया। ऑक्सीजन ऑब्वियसली ये गैसियस स्टेज में होगी, गैस हमने लिख दिया। ठीक है ना। और अभी और कर लेंगे इसको। पहले तो हम इसको 2Fe 2 पॉजिटिव लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट जितनी भी चीजें हैं, केवल इसमें जैसे बीज गणित में जोड़ते हैं उसी प्रकार से आपने जोड़ना है। ये दोनों तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2Fe और O2। तो हमने क्या लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 4H पॉजिटिव लिखना भूल गए थे। इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, प्लस 4H पॉजिटिव। और इस ओर जो आपका था ये भी आपका पॉजिटिव होगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या आपको मिल गए 2H2। ठीक है ना। अगर देखेंगे तो अपने आप भी वो ऑब्वियसली बैलेंस भी अपने हिसाब से होगा। 2Fe है, 2Fe इसमें भी है, 4H 2 2 जा 4H और O2 और ये O हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार से ये जो चीज थी, ये क्या है, लोहे में जंग लगना है। ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर हम चलेंगे। यहीं पे ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ये तो इस वाली समीकरण ने हमें क्या दिखाया कि लोहे में जंग लगना क्या है, एक वैद्युत रासायनिक सेल है या एक ये वैद्युत रासायनिक घटना है, ऐसा हमने इस रिएक्शन के द्वारा जाना है। अब होता क्या है कि वायु की अधिक मात्रा होती है, तो उस कंडीशन में ये जो आपके फेरस आयन थे, फेरस 2 आयन, जब आपकी वायु अधिक मात्रा में होती है, एक्सेस ऑक्सीजन आपकी होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है, वाटर भी इसके साथ है ही है यहाँ पे। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका था H2O ही लिख लीजिएगा। तो यहां पे आपके पास ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए यहां पे भी मैं कंफ्यूज ना हो आपको, इसको XH2O लिख देता हूं। X का मतलब कितने भी इसके साथ हो सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन की आधिक्य की मात्रा होती है तो ये फेरस आयन फिर फर्दर फेरिक आयन है। फेरिक का मतलब +3 चार्ज इसमें आ जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है, इसको ही कहते हैं क्या हुआ, यही जंग है। ठीक है ना। लोहे में जो जंग, जो आपको ब्राउन रंग की परत दिखाई देती है, वही क्या है, Fe2O3.XH2O के द्वारा उसको दिखा सकते हैं। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सामान्य लोहे का द्रव्यमान अधिक होगा या जंग लगे लोहे का द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक है ना। तो जंग लगे लोहे का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है, ऑक्सीजन और वाटर भी आपके साथ क्या आ गई, उसके साथ एडिशन हो गया। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब ज्यादा जंग लग जाता है, लोहे को आप पीटेंगे तो वो उतना भाग क्या हो जाता है, उसका बाहर गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रयास था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन को हम आसानी से सरलतम विधि से बता पाएं, और इसका प्रयास मेरे द्वारा किया गया। और आप लोगों ने वीडियोस को लगातार लाइक भी किया और देखा भी
इसके लिए आप सबका ही धन्यवाद है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सीरीज, तो निश्चित रूप से एक बार और हम चाहेंगे कि आप अपने अन्य साथियों के साथ भी इन वीडियोज को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।